ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने समझ लिया था मैथमेटिकली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और उसका फिजिकली क्या मतलब होता है, किसी भी सरफेस से, मेरी बात गौर से सुनिएगा, किसी भी सरफेस से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन। अच्छा, अगर आपने ये देखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग आउट, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता था, जीरो। जीरो। ठीक है, और अगर कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है किसी भी क्लोज सरफेस से, तो उस बाहर वाले चार्ज की वजह से सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स जीरो। जीरो। सभी को याद है क्या ये? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड डिंपल। अच्छा एक बात, अब गॉस लॉ गॉस लॉ जो था दैट इज ऑलवेज वैलिड फॉर ओनली क्लोज सरफेसेस। फ्लक्स तो हम किसी भी सरफेस का निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ जो होता है दैट इज ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। और गॉस लॉ में ये बोलता था कि किसी भी क्लोज सरफेस से शेप कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्लोज सरफेस के जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, फील्ड फील्ड, इलेक्ट्रिक Outside फील्ड and टू ऑल द inside चार्जेस। charges. लेकिन जो आउटसाइड चार्ज होता है उसका फ्लक्स क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो। तो इसमें जो कि गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बात तो हमने ये देखी थी, तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल। अच्छा, इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए। ई डॉट डीए का क्या मतलब क्या होगा, फ्लक्स यस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था मेरा गॉस लॉ। ठीक है, ये सारी बात हमने देखी थी। इस गोले का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस का क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, ये सारी बात हमने देख ली थी। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन देखा था कि अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है तो टोटल फ्लक्स एक क्यूब से कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक फेस की बात करूंगा तो तीन फेसेस का फ्लक्स तो जीरो हो गया था बेटा, याद है कल वाला लास्ट लेक्चर, जो एडजेसेंट फेसेस थे तीन का जीरो हो गया था, और जो अपोजिट वाले थे उनका कितना हो गया था, तीन, आपने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको कल वाला लेक्चर याद होगा, ये वाला यस कॉर्नर पे। ठीक है, अच्छा इसी तरह अलग अलग फिगर थे, अगर मिड पे रखा हुआ है तो जितना फ्लक्स ऊपर होगा उतना ही फ्लक्स नीचे होगा। तो टोटल फ्लक्स निकालना आपने सीख लिया था, गॉस लॉ को अप्लाई करना भी आपने, यू हैव सीन दिस। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं, जेईई मेंस का प्रॉब्लम पूछा गया है, इस प्रॉब्लम से आज के लेक्चर की आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने कॉपी में नोट करिए और मुझे आंसर बताइए क्या आंसर आप इसको देख पा रहे हैं। ओके, सी दिस, फ्लक्स के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, जेईई मेंस ने पूछा हुआ प्रॉब्लम है। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी द आंसर। और उसके बाद हम आज एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ का। टुडे वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। सॉल्व करिए जरा इसको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है, ई नॉट कोई नंबर है, रेशियो ऑफ फ्लक्स रिपोर्टेड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर, एक वाई जेड प्लेन के पैरेलल है और दूसरा एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों सरफेसेस के फ्लक्स का रेशियो बताना है आपको। एक सरफेस है वाई जेड के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर बता सकते हैं किसके नाम होगा, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। वेरी गुड, एक्स एक्सिस के नाम। तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर में 0.2 आई कैप लिख सकता हूं। यस सर। ओके, और अगर एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स y जेड के प्लेन है तो वाई का लॉन्ग होगा। वेरी गुड, वाई का मतलब क्या होगा, जे कैप। तो ये वाला एरिया हो गया मेरा 0.3 जे कैप। ओके, वेरी गुड। अब आप पहले सरफेस को A1 मान लो, एरिया वेक्टर 1, और दूसरे सरफेस को मान लो एरिया वेक्टर 5 1 और 5 2 निकालिए और आंसर बताइए। सर मैंने आपको सेंड किया एक बार। ओके ठीक है, आई हैव सीन दैट, मैंने चेक देख लिया आपको, लेट मी चेक। देखिए रेशियो जब पूछेगा तो रेशियो का यूनिट नहीं होता राधिका, रेशियो इज हैज डस नॉट हैव एनी यूनिट। रेशियो तो क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ओके, तो 5 1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 5 1 क्या होगा, ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया 1।
एरिया 1, एरिया 1 कितना 0.2 आई कैप, तो इसका मतलब इसका सिर्फ आई कंपोनेंट होगा, जे कंपोनेंट तो 0 जाएगा, तो Yes, 3/5 ई नॉट इंटू 0.2 मुझे मिल गया 0.6/5 ई नॉट। E naught. अच्छा फ्लक्स 2 क्या होगा बेटा, फ्लक्स 2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, कौन सा एरिया वेक्टर, 2 वाला एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सेम वाला, अब इसमें जे कैप है तो मुझे जे कैप वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई सभी को समझ में आ रहा है, एवरीवन गेटिंग दिस। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई को आई कंपोनेंट से, जे को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई विल गेट व्हाट 4/5 ई नॉट इनटू 0.3, व्हाट आई विल गेट 1.2/5 ई नॉट। क्या मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही मिल रहा है क्या दोनों का, बताइए, सरफेस 1 और सरफेस 2 का। यस सर। अब ई नॉट की वैल्यू नहीं दी, हमसे क्या मतलब है, हमें तो रेशियो निकालना है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो ई नॉट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द फ्लक्स, तो अब मुझे रेशियो अगर निकालना होगा तो जस्ट सिंपली डू 5/2, तो 5/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6/5 ई नॉट, और 5/2 हो गया नीचे क्या 1.2 ई नॉट, ऊपर चला गया इसका 5, तो 5 से 5 कैंसिल, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, एम आई गेटिंग 1/2, क्या 1/2 आ रहा है क्या आंसर मेरा, जल्दी बताइए। Yes, sir. 1/2, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो A/B है, A/B है, तो A/B का मतलब क्या हुआ 1/2, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी क्या, बताइए जरा। Yes. सर 1:2। हाँ 1:2 आएगा, तो आपका A/B रेशियो कह रहा है ना कि रेशियो जो आ रहा है A/B आ रहा है, तो A की वैल्यू क्या होगी 1/2 है, सिंपलेस्ट नंबर है, इसको और तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो आपका A का जो वैल्यू आ गया 1 आ जाएगा। यस, इज दिस फाइन, क्या समझ में आया सभी को, कितना आसान प्रॉब्लम था। तो एरिया वेक्टर निकाला, आई कैप जे कैप के कैप से, फ्लक्स निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट किया, आई को आई से, जे कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो गया, तो हमारा जो फ्लक्स का रेशियो आ गया दैट इज 1:2। ओके बेटा, Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर हम पढ़ेंगे, आप उससे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गिव मी द आंसर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। क्या इस वाले प्रॉब्लम को सभी ने नोट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, सारे डेटा को नहीं नोट करना है लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा आप नोट कर लीजिए। Yes, sir. सभी लोग नोट करिए यार, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई दे आर ज्वाइनिंग सो लेट। मैं पूछता हूं भाई आज क्या बात है कि व्हाई सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग सो लेट। ठीक है, अगर ये नोट हो गया तो हम जो है दूसरी ठीक है, तो आप जरा पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे बताइए जरा, व्हाट आंसर है इसका, आंसर बताइए क्या होगा। गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है, टेल मी द आंसर। अब ये कह रहे हैं हॉलो सिलेंडर है, हैज अ चार्ज q लोकेटेड विद इन सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब आप समझ जाइए कि बिल्कुल बीच में सेंटर में रखा हुआ है। आप कह रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द कर्व्ड सरफेस, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए, इस प्लेन सरफेस से कितना होगा फ्लक्स। अगर आपसे कह दे कि इस कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो फाई है, चलिए सोच के बताइए व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। और अंदर कहीं पे एक चार्ज क्यों रखा हो बिल्कुल सिमेट्रिकली, मतलब बिल्कुल बीच में, तो कह रहा है कि अगर इस सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स फाई है, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ द प्लेन सरफेस ए, क्या होगा प्लेन सरफेस का। जरा गॉस लॉ लगा के कोशिश करिए, कितने सरफेस है 3 सरफेस है, जैसे कल मैंने किया था phi1 phi2 phi3 को जोड़ेंगे दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स क्या होगा q/ε0।
उस तरह को सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड टेल मी द आंसर। ओके, नीरज का आंसर आ रहा है 4, 5/3, 5/3। अच्छा देखते हैं राधिका का। ओके, किसी और का ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? टोटल फ्लक्स क्या होगा? व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक QA फ्लक्स? plus हाँ टोटल। तो इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे बेटा 3 सरफेस है मेरे पास, सरफेस ए है, सरफेस बी है, सरफेस सी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक और आंसर मेरे पास आया यशपाल और डिम्पल, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने। अभी टोटल फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स ऑफ सरफेस ए प्लस फ्लक्स ऑफ सरफेस बी प्लस ये होगा Q एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सरफेस बी का फ्लक्स दे रखा है इसने 5। yes sir और अच्छा मैं ये देख सकता हूँ सिमेट्रिक है, तो जितनी दूरी पे ए सरफेस है उतनी दूरी पे सी है, तो क्या ए और सी का फ्लक्स सेम होगा? yes sir तो 2 मतलब इनको एक ही मान एग्जैक्टली इनको एक ही मान लेंगे क्योंकि फ्लक्स ए, अगर क्वेश्चन सिमेट्रिकली ना बोलता तब दोनों को हम बराबर नहीं मान सकते थे ना बेटा। yes अगर sir दोनों को सिमेट्रिक, फॉर एग्जांपल अगर ये बोलता चार्ज को सिमेट्रिक नहीं रखा है, मान लेते ए की तरफ रखा है, तो ए का फ्लक्स ज्यादा होगा, सी का कम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली रखा हुआ है इसलिए ए और सी दोनों का फ्लक्स क्या होगा? सेम। तो मैं फाई ए प्लस फाई को बराबर लिख के आई कैन राइट दैट, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ए प्लस फाई सी को 2 फाई ए लिख सकता हूँ 2 pi yes sir इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई ए और फाई सी तो बराबर है, तो आई कैन राइट 2 फाई ए और फाई सी को बराबर लिख दिया। अब मेरे पास ऑप्शन बन गया Q एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इज इक्वल टू फाई, yes sir और फाई ए की वैल्यू आ गई 1/2 नीचे आके Q एप्सिलॉन नॉट yes sir minus 5 ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन, second option सेकंड ऑप्शन। हाँ भाई अगर लेकिन यही चीज अनसिमेट्रिक बोल देता तो फिर ये ऑप्शन ना होता, yes क्योंकि उस केस में फाई ए और फाई सी बराबर नहीं होंगे। yes sir तो अच्छा यही वैल्यू फाई सी की भी होगी, फ्लक्स ऑफ सी का भी यही वैल्यू होगा, yes sir क्योंकि सी और ए का फ्लक्स क्या है? सेम है सेम है। हाँ जी, क्या ये कंसेप्ट क्वेश्चन और आपको सभी को क्लियर है कैसे मैंने टोटल फ्लक्स लगाया? ये क्या है मेरे पास? दिस इज गॉस लॉ, yes sir गॉस लॉ। आप इसको जल्दी से शॉर्ट में क्वेश्चन को नोट करिए, फिगर बनाइए और बताइए मुझे, अगर नोट हो जाए तो आगे बढ़ते। टोटल फ्लक्स फाई टी मैंने लिखा टोटल फ्लक्स, सर हो गया हो गया? ठीक है, सभी ने नोट कर लिया इसको? रुको सर। ओके ठीक है। आप एक बहुत पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं होती बेटा, आप जो इंपॉर्टेंट डेटा है, फिगर है, क्योंकि जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने क्या था, उसमें डेटा क्या था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारी चीजें नोट होनी चाहिए। हो गया। ठीक है ठीक है। अब आज हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रॉब्लम है जेईई मेंस में पूछा गया, इसको देखते हैं। एक प्रॉब्लम ये करेंगे, फिर हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इस वाले प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कह रहा पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। तो फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास सरफेस, स्क्वायर सरफेस है, और यहाँ पे आपने चार्ज रखा, तो अब ये चार्ज चारों दिशाओं में इन एवरी डायरेक्शन इट इज प्रोड्यूसिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस कर रहे होंगे। हाँ जी बोलिए। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको भी क्रॉस करेंगे तो इसका कुछ फ्लक्स होगा। क्या इस फ्लक्स को कैलकुलेट करना आसान काम है? क्योंकि भाई आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग है, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको तो थीटा जो होगा ये कॉस थीटा, थीटा तो चेंज होगा। अब लेकिन आपको एक हिंट मिल रहा है इस प्रॉब्लम में कि मैथमेटिकली जो होता है ये वाला फॉर्मूला E डॉट ए, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। E डॉट ए करके निकालना क्या होगा? नॉट सिंपल। क्यों सिंपल नहीं बेटा? व्हाई दिस इज नॉट सिंपल? पॉइंट में ना
इसका थीटा अलग होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे, मान लो ये एरिया वेक्टर है, तो एंगल थीटा ये हो गया, कुछ और यहाँ पे थीटा ये हो गया एरिया वेक्टर, एंगल थीटा क्या होगा, तो हर पॉइंट पे थीटा क्या अलग अलग है, तो इंटीग्रेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हमें बताया कि सर हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ कैसे सरफेस के लिए लगाते हैं बेटा? गॉस लॉ कैसे सरफेस के लिए लगाते हैं? सर जो क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए लगाते अब ये तो प्लेट है, ये तो क्लोज है नहीं, ये तो सरफेस है। तो अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो हम इमेजिन कर सकते हैं एक क्यूब। इमेजिन किया मैंने, क्या एक क्यूब इमेजिन किया, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आई कैन इमेजिन ए क्यूब, और हमारे पास उस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दिया क्यूब, और इस क्यूब का साइड कितना है 12, और ये चार्ज 6 सेंटीमीटर पे रखा था, तो 6 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, तो ये वाला साइड भी क्या होगा 12। तो क्या अगर मैं इमेजिन करूं एक क्यूब, तो इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो क्या 6 फेसेस का फ्लक्स सेम होगा क्या? विल द फ्लक्स ऑफ ऑल 6 फेसेस बी सेम? सर फ्लक्स तो सेम ही होगा। हाँ, तो इसका अच्छा, तो अगर हम ये बात करें, तो अगर ऑल 6 फेस का, सारे के सारे 6 फेसेस का फ्लक्स बात करें, जिसको हम phi t मान लें, तो क्या टोटल फ्लक्स गॉस लॉ से क्यू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? यस सर। गॉस लॉ से। Yes, sir. अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल सेंटर में रखा, देख सकते हैं 12 और चार्ज कितना हाइट पे रखा है 6 सेंटीमीटर पे, तो 6 सेंटीमीटर नीचे 6 सेंटीमीटर ऊपर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज इज सिमेट्रिक? सर अच्छा, अगर चार्ज सिमेट्रिक है तो 6 के 6 फेसेस का फ्लक्स बराबर होगा। यस यस सर। सर। सो फ्लक्स ऑफ ईच फेस, इससे बोल सकते हैं बेटा क्या? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं एक फेस का फ्लक्स फाई मानूं, तो टोटल फ्लक्स 6 फाई हो जाएगा क्या? यस सर। तो टोटल फ्लक्स हो गया 6 Yes. फाई, और ये किसके बराबर है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो क्या एक फेस का फ्लक्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया? यस sir. सर। यही Yes, आपका sir. आंसर है। आपसे पूछा डायरेक्टिव फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर मींस एक सरफेस से कितना होगा टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स एक सरफेस से कितना होगा? व्हाट इज द आंसर? 1 सरफेस का होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एक सरफेस दिया था, मैंने इमेजिन किया, तो कभी भी गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस बनाना होता। अगर आपको क्लोज सरफेस दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया हुआ तो आप इमेजिन कर लेंगे अपनी तरफ से क्लोज सरफेस। ठीक है? यस सर। जैसे अगर आपको एक हेमिस्फीयर दिया है, Yes. तो अभी हेमिस्फीयर तो क्लोज है नहीं, तो आप अपनी तरफ से ऊपर स्फीयर रख देंगे, अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे। यस सर। सर हो गया नोट। हो गया? अब देखो Q की वैल्यू दी हुई है, अब आप मुझे आंसर बता दो। Q की वैल्यू 12 माइक्रो कूलम, तो अगर हम आंसर पूछा आपसे, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? 12 माइक्रो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो का मतलब है 10 पावर माइनस 6, यस सर। और 6 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 12। फाइन। अच्छा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 1 जा 4, 4.4, 4.4। तो ये Yes, आ गया sir. 10 पावर माइनस 6, ऊपर गया 10 पावर प्लस 12 अपॉन 4.4, तो ये ऊपर पावर बन जाएगा बेटा कितना? हाउ मच पावर? प्लस 6 10 raised to power प्लस 6। 10 पावर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4.4। अब आप इसको सॉल्व करिए, और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है? इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा आप उसका डेसिमल में मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कैसे फ्लक्स एक सरफेस का निकाला हमने, इमेजिनरी सरफेस माना। अच्छा, यहां पे बेटा एक बात समझिए, साइड ऑफ स्क्वायर का कोई मतलब नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन फ्लक्स निकालने तो क्या साइड का कोई रूल है इसमें? क्या साइड का कोई रूल है? 12 सेंटीमीटर होता है या 50 सेंटीमीटर होता है? अगर आपने कॉर्नर पे, सॉरी उसके सेंटर पे रख दिया, तो देयर इज नो यूज ऑफ द साइड। यस। ओके नीरज, आपने कैलकुलेट किया, इट्स वेरी गुड, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यू कैन कैलकुलेट। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आएगा कि एक कॉर्नर पे निकालना था, आपने इमेजिन किया, सारे फ्लक्स का टोटल क्यूब एप्सिलॉन नॉट, 6 के 6 फेसेस है, सभी फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? इक्वल होगा।
सर एक मिनट नेक्स्ट लाइन निकालेंगे। ठीक है, अब ये आपने नोट कर लिया क्या प्रॉब्लम? हैव यू नोटेड दिस डाउन? q by 6 Yes, if 7 not Yes, s, q sir. की वैल्यू माइक्रो कूलम में तो 10⁻⁻6 में रखा और वहां से मैंने आंसर निकाला। Is this done? yes, sir. ठीक है चलिए, अब आते हैं हम, जरा लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन होगा उस पे क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 4-5 फेसेस की, वो आप बहुत ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस, बहुत से स्टूडेंट बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इतना लेट आप ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स अबाउट 6:30 6:27 हो रहा है मेरे मोबाइल के घड़ी के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या ही समझ में आएगा। इसका मतलब आप पहले ये मान के आ रहे हैं क्लास में कि मुझे कुछ सीखना नहीं है, और आपका बिहेवियर ये बता रहा है कि यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। आप बस पता नहीं किस लिए आए, और मुझे नहीं पता आप कितने दिन आएंगे, हाउ लॉन्ग यू विल कम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं 3-4 चीजें बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप गॉस लॉ का मदद करके ड्यू टू 3 तरह के स्फीयर होंगे। एक होगा हॉलो स्फीयर, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक होगा सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में 2 होंगे बेटा। सॉलिड स्फीयर में एक होगा कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग मैंने बताया था, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो सॉलिड स्फीयर आप लेंगे 2 तरह के, कंडक्टिंग होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग सर। तो ये 3 तो हो गए आपके पास। अच्छा, जो दूसरा आप निकालेंगे स्फीयर के बाद हो गया क्या, सिलेंडर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, और तीसरा आप निकालेंगे क्या, सिलेंडर के साथ साथ आप ये मान सकते हो वायर भी, वायर का शेप एक सिलेंडर की तरह होता है। और थर्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूब। शीट। क्यूब नहीं, क्यूब से तो निकाल लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। एक पेज, जैसे एक पेज होता है ना, पेज, आप पेज को एक शीट बांध सकते हैं, पेज को एक शीट बांध सकते हैं ड्यू टू चार्ज शीट। चलिए, तो पहला केस हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्या? आप सभी ने नोट कर लिया? 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को आज मुझे कंप्लीट करना है। 50 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, और 50 मिनट में हमें कंप्लीट करना है। सभी तैयार हैं क्या? यस सर। तो पहला हम देखेंगे हॉलो स्फीयर, फिर दूसरा देखेंगे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, फिर तीसरा देखेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो फर्स्ट केस में स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट केस हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, देखिए आपने एक हॉलो स्फीयर लिया बेटा, इस पे कुछ चार्ज दे दिया, इसका कुछ रेडियस होगा, अच्छा इसका कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। यस सर। एरिया क्या होता है भाई? 4πr²। हाँ भाई, एक Yes, स्फीयर का एरिया कितना हो गया? बोलो भाई, कितना होता है एरिया स्फीयर का? 4πr²। तो कभी कभी 4πr क्वेश्चन आपको चार्ज के बजाय सरफेस एरिया दे देगा, चार्ज डेंसिटी दे देगा। ओके ठीक। अब आपसे हॉलो स्फीयर की, इस हॉलो स्फीयर की, एक चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से मुझे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहला हम एक पॉइंट चूज करेंगे अंदर, मान लेते हैं इसको हमने मान लिया पॉइंट नंबर 1। एक पॉइंट चूज कर लिया उसके सरफेस पे, पॉइंट नंबर 2, और एक पॉइंट चूज कर लिया बाहर, जिसको मान लिया पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चूज करता हूं इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना बेटा? इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या हुआ? एट पॉइंट नंबर 1। तो मुझे क्या करना होगा? गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लोज सरफेस। हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से मैं इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ किया। अब इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बेटा? Q0। बोलो भाई, क्योंकि चार्ज तो सर उस जो इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाया है, इमेजिनरी सरफेस, क्यों इन इमेजिनरी सरफेस जो मैंने बनाया है एट 1, उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? बोलो भाई, कितना चार्ज है इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर?
हाउ मच चार्ज, जीरो, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आप देखो तो क्यू इन जीरो होगा तो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स ये जो सरफेस वन है, इमेजिनरी सरफेस वन मान सकता हूं, सरफेस वन, क्या टोटल फ्लक्स इस इमेजिनरी सरफेस से जीरो हो गया? यस सर। अच्छा, अब मैं जरा बनाता हूं, अगर किसी सरफेस का बेटा फ्लक्स जीरो तो जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यस सर। अरे नहीं नहीं नहीं, हो सकता है थीटा 90 डिग्री हो। अगर आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, साइड में आप एक बात लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्या, फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो नहीं है, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, है ना? यस सर। अगर किसी सरफेस का फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन थीटा 90 डिग्री, इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं जरा सरफेस वन को बाहर उठाता हूँ, लेट मी सरफेस वन को बाहर उठाता हूँ। अब सरफेस वन को अगर मैं इमेजिन करूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते थे, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते थे, मान लेते, इमेजिन करिए फॉर एग्जांपल, तो फाई क्या होगा, फाई की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, बोलो बेटा, जिसको मैं लिख सकता हूं सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी बाद में लिखूंगा उसको, पहले मैं ई डॉट डी, इसको मैं लिख सकता हूं ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकता हूं, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अच्छा थीटा क्या होगा बेटा, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा क्या, यस सर। थीटा 0 डिग्री होगा। यस सर। अच्छा यहां पे देखूंगा तो एरिया वेक्टर क्या है, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ, थीटा क्या होगा, जीरो। सर यहां पे देखेंगे तो सर यहाँ भी कोस 0 डिग्री। वेरी गुड, इसका मतलब हर पॉइंट पे थीटा क्या हो गया, जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है, 1। 1 आ गया। अच्छा, अगर मैं पूरे सरफेस की बात करूं तो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा, अगर होगा तो, क्या नहीं से? तो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला कि थीटा क्या हो गया, जीरो एट एवरी पॉइंट। इस सरफेस पे जो मैंने आपका सरफेस माना अंदर की तरफ बेटा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे थीटा 0 डिग्री हो रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी बता दें मुझे कि थीटा जो होगा सरफेस के हर पॉइंट पे 0 डिग्री होगा। बस एक ही स्टूडेंट को समझ में आया, सिमरन, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, बाहर की तरफ। ओके वेरी गुड, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा दूसरा पॉइंट ये मान सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट एवरी पॉइंट, क्योंकि स्फीयर है तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सेम। तो क्या मैं ये मान सकता हूं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, क्या ये मान सकता हूं? यस सर। ठीक है, अब जरा मैं बाहर आता हूं, अगले अभी मैं आपको नोट करा दूंगा, ओहो सॉरी, अभी मैं आपको नोट कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। मैं पिछले ये अगर आप ये वाला एक समझ लेंगे तो आगे का चारों पांचों आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे का भी नहीं समझ पाएंगे आप, बहुत ध्यान से देखिए। अब मेरे पास ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई गॉट दिस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो बेटा कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होगी, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, तो जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर आ गई। तो क्या मैं इसको E इंटू डी ए लिख सकता हूं, बोलो, लिख सकता हूं, जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। अब देखो बेटा डीए का मतलब क्या है कि इस स्फीयर के छोटे छोटे एरिया को जोड़ देना, डीए का मतलब क्या है, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे। जब आप छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो क्या टोटल सरफेस बन जाएगा क्या? यस सर। कभी लोग बताएं, तो क्या मैं इस चीज को मान सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब होगा टोटल एरिया ऑफ सरफेस। तो क्या इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? सर 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, तो मैं इसको लिख सकता हूं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा गॉस लॉ का ये फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर अ स्फीयर, स्फीयर के लिए फ्लक्स की वैल्यू याद रखिएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। आर क्या है बेटा, व्हाट इज आर? आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्फीयर फ्रॉम सेंटर। यस सर। सेंटर से स्फीयर की डिस्टेंस।
चलो इतना समझ में आया क्या सभी को? हॉलो स्फीयर लिया मैंने और अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इनसाइड पे। कितने लोग को समझ में आया इनसाइड की बात? पॉइंट नंबर 1 की बात हो रही है। तो टोटल क्यू इन क्या हो गया? 0। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0। मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया ई डॉट डी ए। अब मुझे पता चला कि हर पॉइंट पे थीटा 0 डिग्री है, प्लस क्योंकि स्फीयर है डिस्टेंस क्या होगा? सेम, रेडियस सेम होगा, हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। यस यस सर। ठीक है, तो मैंने ई डॉट डी ए की वैल्यू ये लिख दिया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितने लोग यहां तक क्लियर है भाई? जल्दी बताएं, अगर क्लियर है तो मैं आगे बताऊं आपको। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइन। अब देखिए, अब यहां से आता हूं तो मुझे ये मिला कि फाई जो है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और क्यू इन 0 तो ये भी 0 हो गया, और फाई की वैल्यू जो मिली मुझे वो मिला ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर? 0 आ गया क्या? 0। याद रखिएगा, इसका मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 इनसाइड हॉलो स्फीयर। तो नोट करने की बात क्या हुई? इनसाइड चार्ज हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन मिल गया मुझे, इनसाइड की बात हो गई। चलिए नोट कर लिया बेटा यहां तक। अब जरा हम देखते दूसरा पॉइंट देखते सरफेस पे। सरफेस पे क्या मेरा स्मॉल आर रेडियस के बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर क्या डिस्टेंस? तो मेरा डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा ना? यस सर। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए अगर इसको नोट कर लिया तो नाउ द थर्ड पॉइंट, सेकंड केसेस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अगर सरफेस को मैं देखूं तो पॉइंट नंबर 2 मेरा यहां पे सरफेस पे कहीं भी हो सकता पॉइंट वो, और ये डिस्टेंस मेरा हो गया क्या? आर। तो क्या मेरा डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर हो गया? बोलो भाई, कैपिटल आर के बराबर है? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं इसको सरफेस मानूं तो ये मेरा अगर इमेजिनरी सरफेस है एग्जैक्टली, तो मेरे पास क्यू इन की वैल्यू कैपिटल क्यू के बराबर हो गई क्या? यस सर। क्योंकि वही सरफेस है, उसके ऊपर पूरा चार्ज है, तो क्यू इन क्यू के बराबर हो गया। फाइन। यस सर। जहां पे मुझे पॉइंट निकालना, अब आप मुझे पता है फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ से क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? गॉस लॉ। और फाई की वैल्यू मैंने निकाला ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर दूं क्या? जैसे मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में स्मॉल आर था, भाई मेथड तो सेम होगा। अब स्मॉल आर अंदर के लिए था तो सरफेस के लिए कैपिटल आर लिख दिया। बोलिए Yes, sir. क्या समझ में आई? यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या आप KQ बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं? सॉरी, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर होगा सर। ये सर कैपिटल आर होगा यहाँ पर, तो कैपिटल आर होगा क्योंकि हम सरफेस की बात करें। अच्छा, तो जैसे ही मैंने देखिए, अब आप एक बात गौर करिए, अगर मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हूं तो ये वही वाला फॉर्मूला होगा क्या? पॉइंट चार्ज वाला। ये सर के क्यू सर। सेम एज पॉइंट चार्ज एट सेंटर, कि जैसे अगर आप एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख देते हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये आता ना KQ बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की वजह से पॉइंट चार्ज, लाइक अ पॉइंट चार्ज एट सेंटर, एट सेंटर। नोट करिए जरा इस चीज को। सर जी कर लिया। हाँ भाई, अब तीसरा टास्क क्या बता मेरा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। अब तीसरा टास्क क्या है कि हॉलो स्फीयर के बाहर का निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बाहर का। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब बाहर का निकालना है तो आप सभी लोग जरा सोच के बताइए क्या होगा? आउटसाइड। अब एक पॉइंट हमें लेना आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड के लिए मैंने ये अपना स्फीयर बनाया, इसके ऊपर चार्ज क्यू दिया,
यहाँ पे मान लिया मैंने 0.3। अब देखो मुझे गॉस लॉ लगाना है तो इमेजिनरी सरफेस बनाना होगा और एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया मैंने, और इसका डिस्टेंस सेंटर से मैंने मान लिया क्या स्मॉल आर। क्या ये स्मॉल आर आर कैपिटल आर से बड़ा होगा? सर ठीक हम है बेटा, ये आ रही है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये रहा मेरे पास सेंटर और ये रहा स्फीयर। सॉरी एक मिनट, ये रहा मेरा स्फीयर, इस पे चार्ज दिया क्यू और इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं स्मॉल आर। अच्छा, अगर सरफेस इनसाइड थे बेटा तो इनसाइड को मैं क्या बोल सकता हूं? इनसाइड का मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूं क्या, आर लेस देन स्मॉल आर। यस सर। क्योंकि अंदर है, इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस, स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस, स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस, कैपिटल आर का मतलब रेडियस। अगर आप अंदर, इसका मतलब आपका डिस्टेंस रेडियस से कम है। और अगर आप सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या मैं, सरफेस पे क्या मैं डिस्टेंस को रेडियस के बराबर लिख सकता हूँ? यस सर। और अगर आप बाहर, इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है सेंटर से आर, वो रेडियस से ज्यादा है। अब यहाँ पे बेटा मैं अगर क्यू इन पूछूं तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर अंदर है उसकी सरफेस के। हाँ जी, क्या बात है, सब लोग सन्नाटा हो गया। यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो क्योंकि सरफेस के पूरा जो स्फीयर है आपका, वो इमेजिनरी सरफेस के अंदर है, आपका सरफेस हो गया, सरफेस क्यू आ गया। अब टोटल फ्लक्स की बात करो बेटा, तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। अच्छा, और पीछे मैंने फ्लक्स को निकाला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो क्या मेरा फ्लक्स की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर लिख देंगे। ये भी तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हो गया एट द सेंटर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट द सेंटर, सेम एज पॉइंट चार्ज एट सेंटर। ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे कि एक पॉइंट चार्ज रख दिया हो आपने सेंटर पे। तो आपको देखिए, तो गॉस लॉ की मदद से मैंने हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अंदर क्या होगा हॉलो स्फीयर से, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और सरफेस पे और बाहर जैसे कि पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा। और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? सभी लोगों ने नोट किया? चलिए अब आप जरा इसको नोट करिए, सभी आउटसाइड का नोट करिए। इमेजिनरी गॉस सरफेस बनाएंगे, उसके बाद आप गॉस लॉ लगाएंगे और वहां से फ्लक्स की वैल्यू निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। कर लिया सर, ओके। और लोग, सभी लोग बताएंगे भाई इसको नोट कर लिया क्या? नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए, बहुत आसान है। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो एक सरफेस लिया, उसका पैटर्न क्या है, एक सरफेस लीजिए, वहां से इमेजिनरी सरफेस बनाइए, गॉस लॉ लगाइए। गॉस लॉ में जब फ्लक्स निकालेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वो कैसे आया मैंने वो भी आपको दिखा दिया यहाँ पे। ये रहा आपका डेरिवेशन, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेशन समझ में आया क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थीटा क्या होगा, हर पॉइंट पे जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा। वहां से आपने निकाल लिया। तो ये क्या, आपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर क्या हो गया, लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो कभी कभी आपसे ग्राफ बनवाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अंदर बेटा क्या होगा, अंदर क्या होगा, आर लेस देन आर, सरफेस पे क्या हो गया, आर इक्वल टू आर, और बाहर क्या हो गया, आर मोर देन आर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर क्या होगा, डिस्टेंस। तो मैं आर को पहले यहाँ पे कैपिटल आर मार देता हूँ। अगर आप कैपिटल आर से कम है तो मतलब इनसाइड है, और कैपिटल आर से ज्यादा है तो आउटसाइड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जीरो जीरो। और जैसे आप सरफेस पे पहुंचे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, और जब सरफेस से आप दूर जा रहे हैं तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, यानी जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटने लगेगी, बिकॉज सरफेस के बाहर क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब अगर आप सेंटर से दूर जाएंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस। इसको सॉलिड मत बनाइएगा बिकॉज सॉलिड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे हो रही है, एक होलो स्फीयर की वजह से। वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम? यार आप लोगों के अंदर एक चाहत नहीं दिखती मुझे जल्दी से बताने की। जब तक अंदर से खुद के आप अपने अंदर से चाहत नहीं होगी तो फिर तो कोई टीचर कुछ आपका कर नहीं सकता। कुछ स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल सर ऑन दी सरफेस, ऑन द सरफेस। ऑन जब तक आपके अंदर चाहत नहीं होगी आगे बढ़ चढ़कर बताने की, पार्टिसिपेट करने की, कोई भी टीचर क्या ही कर सकता है। तो एक हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम, और बाहर क्या होगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। हाँ जी, अब चलिए अगला पार्ट देखते हैं। हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से। लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में बेटा दो केस होंगे, सॉलिड स्फीयर देखते हैं जरा। तीसरा केस देखते हैं, दूसरा केस सॉलिड कंडक्टिंग। बिल्कुल, थैंक यू नीरज फॉर योर दिस कमेंट। सॉलिड कंडक्टिंग। अच्छा ये बताए, कंडक्टिंग अगर स्फीयर की बात करें, अगर कोई कंडक्टिंग सॉलिड होता है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जल्दी कोई बता सकता है व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर? सॉलिड का मतलब स्फीयर अंदर से पूरा भरा हुआ, जैसे ये देख रहे हैं ये पूरा अंदर से सॉलिड है, ये तो स्फीयर नहीं है, तो किसी ओवल शेप का, अंडे शेप का है, पेपर वेट है। लेकिन एक स्फीयर माने से भरा हुआ बॉल होता है, कोई भरतू जिसको बोलते हैं। इन अनफॉर्मल चार्ट होगा ये। ओके, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर? जल्दी बताएं क्या होता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अगर एक सॉलिड स्फीयर लिया और मैंने इस पे चार्ज दिया तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर? दो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाए थे कंडक्टर से रिलेटेड। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर? अगर कंडक्टर है तो उसकी क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ठीक है, वो तो होता है, तो उसको कंडक्टर मतलब चार्ज से रिलेटेड। मेरे पास चार्ज से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होती है? वेरी गुड, अंश बोल रहा है सर चार्ज इज ओनली एट द सरफेस। पहली प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कि कंडक्टर के लिए चार्ज हमेशा क्या होगा, सरफेस पे। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। कंडक्टिंग स्फीयर की बात अगर होगी तो यही मैं फिर से लिख दे रहा हूं, अगर कोई चीज कंडक्टर है तो कंडक्टर की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज जो होगा ओनली एट सरफेस होगा, चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस होगा। और अंश ने फिर एकदम सही जवाब दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। बिल्कुल सही बात, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड मटेरियल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सरफेस पे क्या प्रॉपर्टी होती है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एट द सरफेस। वेरी गुड, ये तीन प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो अंदर तो चार्ज 0 हो गया, यस सर, तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होगा। तो क्या ये कंडक्टिंग स्फीयर बिल्कुल हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा क्या? यस सर, बिल्कुल सही। तो आप जैसे उसका, क्योंकि अंदर तो चार्ज 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं सेम एज, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं ना भाई। जैसे एक हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर का पूरा चार्ज कहां पे था, सरफेस पे था। अगर आपने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होगा। तो इट विल बी बिहेव एज सेम एज हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, मैं फिर से बोलता हूं, अगर r लेस देन r है मतलब इनसाइड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। अगर r इक्वल टू r है मतलब डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो कहां पहुंच गया, सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, के क्यू बाई कैपिटल R का स्क्वायर। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर r मोर देन r है मतलब आप डिस्टेंस आपका रेडियस से ज्यादा है, इट मींस आप आउटसाइड पहुंच गए। सर इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर अब स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। और ग्राफ अगर बनाएंगे तो सॉलिड कंडक्टिंग का ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कि किसका आया है, हॉलो का। तो हॉलो स्फीयर का ग्राफ जैसे आया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर अचानक से उठेगा
और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टिंग का बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हॉलो स्फीयर का, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होता। सर कर ली नोट। ओके, Yes, sir. ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब तीसरा केस क्या बचा बेटा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी, बात सही है। तो तीसरा Yes, केस sir. हम आते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये है कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक पेपर वेट है। अब ये तो एक ऐसा बना हुआ शीशे का ग्लास का है, ये नॉन कंडक्टर है। इसके अगर हम इस पे चार्ज, इसके अंदर भी चार्ज दे सकते हैं ना, चार्ज कैन एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, द इनसाइड दिस। लेकिन अगर ये कंडक्टर होगा, फॉर एग्जांपल इसको मान लें कि आयरन का बना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, चार्ज भी जीरो होगा, पूरा का पूरा चार्ज होगा वो सिर्फ कहां होगा? सरफेस के ऊपर होगा। तो हम बात कर रहे हैं जो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बेटा केस तो वही बनेगा तीन। पहला केस क्या बनेगा? व्हाट इज द फर्स्ट केस? सर इनसाइड जीरो होगी। लेस देन आर, नहीं इनसाइड जीरो नहीं होगा, इसको तो चेक करना पड़ेगा ना मुझे। वो तो हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग में जीरो था क्योंकि अंदर चार्ज जीरो था। अब इसके अंदर चार्ज जीरो तो होगा ना। अगर आपने ये मान लिया स्फीयर है, यहां पे मैंने 0.1 मान लिया आर। अब मुझे गॉस लॉ लगाना है, तो यहां पे मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दूं क्या? ठीक है, अगर मैं ये बात करूं इस सरफेस के अंदर क्या कोई सरफेस बनना, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे तो चार्ज है। तो व्हाट इज क्यू इन? इसके अंदर का चार्ज कितना होगा? क्यू इन कितना होगा? अगर हम मान लें कि टोटल चार्ज क्यू है और इसका रेडियस मान लेता हूं मैं, रेडियस मान लेता हूं कैपिटल आर, तो टोटल चार्ज अगर हम मान ले इसका क्यू, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का लेके सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई वी। और वॉल्यूम कितना होता है बेटा स्फीयर का? तो 4/3 पाई आर क्यू। यस सर। तो अगर हम कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम मेरा, अगर हमसे बोले कि व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड। भाई चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। सॉरी, चार्ज क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अब इनसाइड वॉल्यूम कैसे? अब डेंसिटी मैं निकाल चुका हूं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। और इनसाइड वॉल्यूम कितना है? इनसाइड वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा क्या? क्योंकि कैपिटल आर क्या है? टोटल चार्ज, टोटल वॉल्यूम। और जो स्मॉल आर है वो हमारा इनसाइड का वॉल्यूम है। बिल्कुल देखो, एक स्टूडेंट में आंसर भी दे रहा है, नीरज का आंसर भी आ गया। वेरी गुड नीरज, अभी चेक करता हूं। बिल्कुल, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर बेटा? क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो आई गेट क्यू इन जो आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा इनसाइड चार्ज। टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, यानी डेंसिटी मिल गई, फिर मैंने निकाल दिया इनसाइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। सिंपल। अब मैं गॉस लॉ लगाता हूं। गॉस लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज द गॉस लॉ से? कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने पीछे निकाला था फाई क्या था? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था क्या? बोलो। यस सर, यस सर। आपने पीछे निकाला और इसको निकाले मैंने क्यू इन, और क्यू इन क्या निकाला मैंने? ऊपर निकाल रखा है, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस सर। ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। अब बेटा इसको तुम सिंप्लीफाई करो जरा, क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है।
सिंप्लीफाई करें अगर इसको, सर के हाँ तो क्यू ऊपर आ गया आर क्यूब, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ लिख देता हूं, इस कैपिटल आर का क्यूब इंटू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या डिस्टेंस होता है, कैपिटल आर रेडियस होता है, स्मॉल आर डिस्टेंस, कैपिटल आर रेडियस। अब ये स्मॉल आर जो है इसको कैंसिल कर देगा, यस सर। तो क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं अगले स्लाइड पे लिख रहा हूं, क्यू आर अपॉन अपॉन कितना रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ रहा क्या, इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकता हूं, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब कैपिटल आर का क्यूब होगा। बेटा ये रिजल्ट याद रखिएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड एट ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेस। सर यही आ रहा है। हाँ जी, आसान था कि नहीं? देखिए easy आपने था। पहले इमेजिनरी सरफेस बनाया, उस इमेजिनरी सरफेस का क्यूइन निकाला, क्योंकि जब आप गॉस लॉ लगा देंगे तो उसमें क्यूइन की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम से डेंसिटी निकली और गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्यूइन मिल गया। क्यूइन मिलते ही आपने गॉस लॉ लगाया और पीछे आपने देखा कि फ्लक्स जो स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स है वो E × 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। यस सर। ओके समवन इज, अच्छा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वेरी गुड। अब आप जरा, अब यहां पे मैं सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू 0। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, तो के जो है के क्यू और कैपिटल आर कांस्टेंट है क्या? यस सर। देखो के तो कांस्टेंट है, टोटल चार्ज भी फिक्स है और रेडियस भी फिक्स है, तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। क्योंकि के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या वेरिएबल, तो सिर्फ स्मॉल आर बना। मतलब अच्छा अगर आप सेंटर पे पहुंच गए बेटा, तो सेंटर पे तो स्मॉल आर क्या होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी क्या? सर और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, से इंक्रीज करेगी साथ साथ। इंक्रीज करेगा, वेरी गुड। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर ये Yes, नोट sir. हो गया तो बताइए हम अगला अगला लेते हैं, सरफेस की बात करें। सर कर लिए ये। हाँ जी सभी। अच्छा अगर आप सरफेस पे आओगे, सरफेस पे क्या लिखोगे? सरफेस में जो स्मॉल आर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है उसमें स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर रख दूं अपॉन आर क्यूब। सर यस सर। आर इससे कैंसिल हो गया, क्या मुझे के क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गया। और ये फॉर्मूला लाइक अप, ये भी तो पॉइंट चार्ज की तरह फॉर्मूला आ गया। अब ये क्या लिख सकते हैं, लाइक पॉइंट चार्ज यस सर। एट द सेंटर। अब तीसरा केस मुझे क्या बना है, आर मोर देन आर का, आर मोर देन कैपिटल आर मतलब आउटसाइड। तो आई होप आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की वजह से ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। बताइए भाई, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? यस सर। डेरिवेशन समझ में आया, क्योंकि बोर्ड में आपको डेरिवेशन पूछ सकता है और कंपटीशन में तो हमें बस कंसेप्ट के बेस पे फॉर्मूला लगाना होगा, कंसेप्ट समझ के फॉर्मूला लगाना होगा। ओके सर। ठीक है, नोटेड डाउन दिस पार्ट। यस सर। हाँ जी, सभी लोगों ने नोट किया क्या इस प्रॉब्लम को, इस कंसेप्ट को? Yes, sir. एंड व्हाट Yes, अबाउट दिस, इसको यहां तक ये नोट हो गया। Yes, sir. अब हमारा दूसरा केस क्या है बेटा, सरफेस के अंदर थे, अब आगे आउटसाइड। नाउ लेट अस रीच आउटसाइड, आउटसाइड पहुंचते हैं, देखते हैं आउटसाइड में क्या खेल होगा। के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड, आउटसाइड पहुंचते लाइक अ पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो जब Yes, आप sir. आउटसाइड पहुंचेंगे, आउटसाइड जब आप पहुंचेंगे बेटा, व्हेन यू विल रीच आउटसाइड, तो ये रहा आपका स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब पूरा चार्ज अंदर है, अब ये पॉइंट आउट बाहर की, तो आपने इमेजिनरी एक सरफेस बनाया यहां से, डीएस। इमेजिनरी सरफेस बनाया क्या, स्मॉल आर।
अब इसका अगर मैं क्यू इन पूछूं तो क्यू इन टोटल क्यू के बराबर हो जाएगा, यस क्योंकि सर। पूरा का पूरा सरफेस उसके अंदर है। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फ्लक्स होता है कितना बता, E इंटू 4πr²। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मिल गई Q अपॉन 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट, आर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो KQ अपॉन r² लिख सकते। तो क्या ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया क्या? यस सर, वही तो आ गए फिर से। देखो इसका मतलब अंदर अलग, अगर आपका पास आउटसाइड में और सरफेस पे तो फॉर्मूला सेम आ रहा है, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, अंदर अलग हो रहा है। अगर वो सॉलिड कंडक्टिंग है या हॉलो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये KQR अपॉन कैपिटल R के क्यूब। हाँ जी, यस। तो इसको भी लिख सकते हैं लाइक अ पॉइंट चार्ज, ऐसा लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा लाइक अ पॉइंट चार्ज ऐसे। तो एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव है। हाँ जी, बात क्लियर यहां तक? यस अब सर, जरा होगी। ऐसा ग्राफ बना, इसका ग्राफ देखिए। तो अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस के साथ, जैसे से आप सेंटर पे 0 है, जैसे से आप दूर जा रहे हैं वहां पे क्या हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया। और जब आप बाहर निकलने तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो अंदर ऐसा था कि जब आप सेंटर से दूर जा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, और बाहर क्या है, जब आप सरफेस से दूर जा रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, अगर हम ग्राफ बनाए इसका, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा कैपिटल आर। तो अंदर बेटा क्या, सेंटर पे जब स्मॉल r 0 तो ये सेंटर हो गया, और ये क्या होगा, सरफेस। तो सरफेस से बेटा जब आप सेंटर पे 0 और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ रही है क्या, देखिए यस सर। सेंटर से लेके ये क्या, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूँ। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जेई की स्टूडेंट है, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे y = 10x + c तो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर पे 0 होगा और जब तक आप बढ़ते रहेंगे ये बढ़ता रहेगा। सरफेस पे पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्या, K Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। यस सर। और जब आप बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, बाहर क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर। यस तो सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आ जाएगा ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग था तो अंदर क्या होगा, अलग 0 होगा, बाकी बाहर का फॉर्म कंसेप्ट क्या आएगा, सेम। यस सर। क्या आपने ये तीनों डायग्राम समझ लिया, बना लिया? आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, 3 डायग्राम्स। यस सर, बना लिए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, सॉलिड कंडक्टिंग की वजह से क्या अंदर आया, नॉन आउटसाइड में क्या आया, और सेंटर पे कैसे। और ये रहा ग्राफ। बताइए समझ में आया? आगे कुछ पूछना है, बताना है तो बताएं आपको। यस, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन के बाद में क्लास को करूंगा। ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टिंग की वजह से क्या होगा, अंदर 0 बाहर लाइक अ पॉइंट चार्ज। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की वजह से जैसे से आप दूर जाएंगे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और सरफेस पे पहुंचेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, और सरफेस से बाहर जाना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा। इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे अगली क्लास में। अब ये रहा मेरे आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम। चलिए ये क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए जरा, क्या होगा आंसर। वेरी गुड, अगर डेरिवेशन हो गई स्कूल में तो बहुत अच्छा है, आपका रिवीजन हो गया होगा। यस सर।
अच्छा, फोर्स क्या होता है बेटा? अगर फोर्स की बात करूंगा तो F इक्वल टू क्यू की बात होगी। अगर हम किसी पॉइंट पे फोर्स की बात, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्स, F इक्वल टू क्यू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की बात कर रहा है, सॉरी शेल का मतलब अंदर खोखला है। Carrying a charge q, which one of the following true for if q is placed at a distance r from the center? कौन सा आंसर सही आएगा? सर किस पॉइंट पे निकालने हमने? अब आप वो तो अलग अलग उसने बता रखा है ना, r लेस देन r का मतलब क्या हुआ इनसाइड। स्फेरिकल शेल है। सॉल्व करिए, मैं आ रहा हूं उसको। आई एम कमिंग। यस, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? यस सर। कौन सा? सर थर्ड कर रहा है ये मैच। थर्ड कैसे? यस सर। देखिए कैपिटल आर तो उसका रेडियस है। यस सर। कैपिटल आर क्या होगा? उसका रेडियस। अब देखिए अगर बोल रहा आर लेस देन आर, अगर बोल रहा आपसे कि आर लेस देन आर है, शेल है, शेल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी जीरो हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। अंदर फोर्स भी तो जीरो हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू क्यू। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? सर Yes, sir. अच्छा, अगर आप बाहर, अगर आप आगे, दूसरा क्या है? तो आप देखिए पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, हो नहीं सकता, क्योंकि आर लेस देन आर का मतलब ये क्या होगा? गलत। अच्छा, फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा फॉर ऑल आर, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ऑल आर का मतलब आर कह रहा है, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर पे मतलब क्या है? लेस देन आर, मोर देन आर। सेंटर पे होंगे तो आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सरफेस पे होंगे तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अच्छा, अगर कह रहा आर मोर देन आर, अगर आप आर मोर देन आर के बेटा, तो ये कैसा बिहेव करता है? लाइक अ पॉइंट चार्ज। यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा? क्यू ई। क्यू। तो क्या ये के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर होगा? यस सर। अगर आप बाहर जाते तो स्मॉल आर होगा ना, जैसे जैसे डिस्टेंस। और के की जगह क्या ले सकते हैं? 1/4 के की जगह क्या ले सकता हूं मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा बताओ थर्ड ऑप्शन सही है गलत है? सर थर्ड सही है। थर्ड कैसे होगा? इसमें कैपिटल आर दे रखा है।
कैपिटल आर दे रखा है, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर तो रेडियस होता है, बाहर जाते हैं तो स्मॉल आर आ जाता है, डिस्टेंस वाला टर्म, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर होता है वहां पर। यस सर। हाँ जी, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत होगा। अब जरा सेकंड वाला ऑप्शन देखना, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज हो रहा है। अब थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर आर लेस देन आर है, नन ऑफ दिस का आर लेस देन आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, आर लेस देन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, मतलब आप फर्स्ट केस में आ गए। अब जब आप फर्स्ट केस में आ गए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये बोल रहा है कि एफ मोर देन जीरो बोल रहा है, एन लेस देन दिस, ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला जो ऑप्शन होगा वो इस तरह कुछ होगा, सर 1/4 स्मॉल आर होगा तो हाँ, यहाँ पे स्मॉल आर होगा बेसिकली, ये होगा। मैं चेक कर लूंगा अभी, आपको अगले क्लास में बता दूंगा कि बेसिकली इट मस्ट बी स्मॉल आर। ठीक है, yes, तो sir. स्फेरिकल शेल था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट्स व्हाई इट विल बी स्मॉल आर। चलिए, तो अब अगले क्लास में मैं गॉस लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करा के कल क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 परसों की क्लास में, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यस सर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो किसको होस्ट कराना है, होस्ट है शारिक सर, आपको होस्ट बनाना है क्या? ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। ओके, गुड इवनिंग। शायरी बात में हो गया, अब सर का टाइम हो गया, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक हो गया, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम।